नमस्कार। बस ठीक है। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के कवि। इसमें हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कवि हैं उनमें प्रथम दो कवियों में कन्हैया लाल सेठिया और जन कवि गणेश लाल व्यास उस्ताद, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थानी प्रकृति काव्य परंपरा के बहुत अच्छे चितेरे यानी चित्रकार, जिन्होंने राजस्थान की प्रकृति में अपने जीवन को जिया है और उसका उतना सुंदर चित्र हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और उनकी जो शैली है वो चित्रात्मक है और ऐसा लगता है जैसा हम सभी कुछ हमारे सामने ही घटित हो रहा है। कवि का नाम है चंद्र सिंह और पूरा नाम है चंद्र सिंह बिरकाली। ये बिरकाली गांव के रहने वाले थे, इसलिए पूरा नाम ये चंद्र सिंह बिरकाली लिखते हैं। इनकी दो रचनाएं, अनेक रचनाएं लिखी हुई प्रकृति से संबंधित, लेकिन इनकी दो रचनाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहीं। उनमें एक तो लू और दूसरी बादली। लू राजस्थान की प्रकृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम है जो शायद अन्य प्रदेशों में कम होता है। यह प्रदेश रेगिस्तान का प्रदेश है और रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण यहाँ लूएं गर्मियों में बहुत चलती है। और लू और हम सब जानते हैं गर्म हवाएं जो अप्रैल मई जून में चलती है, या जिसको वैशाख जेठ आषाढ़ जो भी कह सकते हैं उसमें चलती है। और प्रकृति में ऐसा लगता है मानो ये लूएं अपने में सभी को समाहित करके सबको समाप्त कर देना चाहती। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सामाजिक जीवन, परंपराएं, प्रकृति में क्या लूओं का प्रभाव होता है हम सभी रेगिस्तान या राजस्थान में रहने वाले उससे भली भांति परिचित हैं। कवि ने उन सभी परिस्थितियों का मार्मिक और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है जहां लू को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। और नायिका के मन में स्त्री का जो भाव होता है उसे भी कई बार प्रस्तुत करने का कई जगह में उसके उदाहरण मिलते हैं। यहां जो एक बात विशिष्ट रूप से हमारे सामने आती है वो ये है कि कवि मानता है कि ये विध्वंस करती है, प्रकृति का थोड़ा विकराल रूप प्रस्तुत करती है, प्रकृति को नष्ट करने में इनका लूओं का रहता है, सुंदरता को समाप्त कर देती है, ये कर देती है। लेकिन उसमें भी कवि एक नई आशा की किरण को खोज लेता है और उसे प्रस्तुत भी करता है बहुत अच्छा। और वो आशा की नई किरण ऐसी है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कवि ने एक मृत व्यक्ति के जीवन में एक अमृत तत्व की उसे लक्षण दिखाई देता है और वो सोचता है कि नहीं, यह व्यक्ति मरेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, यह पुनर्जागृत होगा। और वो इस प्रकार होता है कि यह लूएं सभी कुछ नष्ट कर देती हैं, लेकिन फिर भी कवि जो है वो लूओं को गलत नहीं कहता, वो लूओं से शिकायत नहीं करता, बल्कि उन्हें कहता है आप खूब फलो फूलो, बढ़ो आगे। और क्यों बढ़ो? क्योंकि उसने कहा, वो इसलिए बढ़ने के लिए कहता है कि आप बढ़ेंगी, आप तपेंगी, तभी
आपके तपने से ही बादलियां आएगी और बादल आने से इस पूरे जो प्रकृति ने अपनी, ऐसा लगता है मानो चेतना खो दी है, उसकी चेतना कहीं लुप्त हो गई है और वो बादलियां जो है उस चेतना को पुनर्जागृत कर देगी। यह जीवन जो समाप्त होने को जा रहा है उसमें एक नए जीवन की आशा जागृत हो जाएगी। तो उसने कहा, तुम जितनी चलोगे जीवन दाता बादलियां थावन सासू जीवन पाए। कितनी सुंदर प्रकृति। ये बादल जो हमें जीवन देते हैं वो बादल भी तुम्ही से ही जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए लुआ थे बाजो भले मरुदर रहसी लाए। जितना आप चाहे बजनी चाहो, जितना चलनी चाहो आप चल जाओ, लेकिन और बादलियां जो है वो तुमसे जीवन पाकर हम सभी को एक नया जीवन देगी। तो यही मैंने आपको कहा, यही एक आशा, एक नए जीवन के संचार को लेकर कवि आगे बढ़ता है। देखिए ए लू में कैसे कैसे प्रकृति का चित्र कवि खींचता है। बहुत मार्मिक चित्र हो जाता है कहीं कहीं तो। काची कुंपड़ फूल फल फूटी सा बन राय, बाड़ी भरी बसंतरी लूटी लुआ आए। हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु के पश्चात गर्मी का आगमन हो जाता है और बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन, पूर्ण सौंदर्य को प्रकट करती है बसंत ऋतु में। चाहे पेड़, फूल, पत्ते, पौधे जितने भी हैं वो अपनी पूर्ण सुंदरता को अभिव्यक्त करते हैं बसंत ऋतु में। नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, वो सभी प्रस्तुत होते हैं इस प्रकृति में। बसंत में उनका साम्राज्य छा जाता है। लेकिन बसंत के तुरंत बाद जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो वो सभी सौंदर्य जो है वह लुप्त हो जाता है। वे सुंदर सुंदर फूल, वे सुंदर पत्ते, वे नई नई कौपले, ये जो है पूरा प्रकृति में सौंदर्य का जो साम्राज्य है, वे लूएं आकर उसको लूट लेती है। तो देखिए उसने क्या कहा। कवि अपनी काची कुंपल फूल फल फूटी सा बन राय, बाड़ी भरी बसंतरी लूटी लुआ आए। काची कुंपल फूल फल, कच्ची कच्ची कौपले, मैंने आपको कहा नव पल्लव आते हैं, नए फूल आते हैं, नई सौंदर्य आता उनमें। तो काची कुंपल, कौपले, कुंपल को कौपल, फूल फल, फूल आते हैं, फल आते हैं, फलों से लद जाते हैं पेड़ पौधे सभी। फूटी सा बन रहा है और उसमें अपने में से सौंदर्य को प्रस्फुटित कर देते। फूटना, प्रस्फुटन होना, फूलना, जिसको फूल को कहते हैं फूलना, वो अपने पूर्ण यौवन पर पूर्ण सौंदर्य को प्रस्तुत करती है प्रकृति। बन रहा है का मतलब वनस्पति जगत, ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये वनस्पति जगत अपने पूर्ण सौंदर्य पर, चरम सीमा पर चली जाती है। लेकिन और वही बाड़ी भरी बसंतरी, वह बाग, वह बगीचा, वह प्रकृति रूपी सौंदर्य जो है, प्रकृति में जो सुंदरता समाई हुई है, उस सुंदरता को, बाड़ी भरी बसंतरी, उस सौंदर्य को, उस सुंदरता को, उस प्रकृति के अभिराम चित्र को लूटी लुआ आए। और लुएं आती है और उन सबको नष्ट कर देती है। उनके सौंदर्य को, उसमें जो रस होता है उसमें, उसके सौंदर्य को, उसमें सुगंध को नष्ट कर देती है। ऐसा लगता है लुएं आती है और उस प्रकृति के आनंद को लूट कर चली जाती है। तो जो बसंत ऋतु अपने सौंदर्य को बिखेरता है प्रकृति में, उस सौंदर्य को लुएं आकर लूट लेती है। काची कुंपड़ फूल फल फूटी सा बन राय, बाड़ी भरी बसंतरी लूटी लुआ आए। और जैसे ही वो लुओं आके प्रकृति पर प्रभाव डालती है, जो फूल पत्ते, नई नई कौपले, वो झड़क जाते हैं, सूख कर बिखर जाते हैं। उसका चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि लिखता है, झट झट आँखियां देखता झड़ झड़ पड़िया फूल,
झुरझुर बेला सूखिया बुरबुर गई समूल। देखिए, हम देखते ही देखते वो सौंदर्य जो है अभी जो बिखरा हुआ सुंदरता है प्रकृति में, चारों जो खुशबू, रंग बिरंगे फूल, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही लू आती है, लू हमारे देखते देखते उन सभी के सौंदर्य को समाप्त कर देती है, उनको झुलसा देती है, उनको जला देती है। तो झटपट आंखें देखता, देखते देखते आंखों के देखते देखते वह सौंदर्य नष्ट हो जाता है। झटपट आंखें देखता झड़झड़ पड़िया फूल, और फूल जो है ना झड़ जाते हैं। झड़झड़ पड़िया फूल, वो फूल जो है वो झड़कर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। झड़झड़ पड़िया फूल झुरझुर बेला सूखिया। और अभी जो बेलें फूलों से, फलों से, नई नई नव पल्लवों से जो प्रस्फुटित हो रही थी, प्रसरित हो रही थी, वे बेलें भी धीमे 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 करके झुरना होता है। व्यक्ति जब दुखी होता है उसको झुरना, और वो जो उसका क्षरण होता है, जो क्षय होता है, उसे झुरना कहते हैं। उस गर्मी के कारण, उस ऊष्मा के कारण, उस लूओं के प्रचंडता के कारण वे बेलें सूखने लग जाती है। तो उसने कहा झुरझुर बेला सूखिया। वो बेलें जो है वो सूखने लग जाती है, और वो थोड़ी देर बाद, कुछ समय पश्चात भुरभुर गई समूल। और हम देखते हैं जो पत्ते और फूल जब होते हैं ना पूरे सूख जाते हैं, तो हम उनको अगर ऐसे चूरा चूरा करने लग गए, भुरभुरे हो जाते हैं, पूरे उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसको भुरभुराना कहते हैं। तो उसने कहा भुरभुर गई समूल। और वो प्रकृति में जो सौंदर्य था, जो बिखरा हुआ था, वह दुखी होकर, उनका क्षरण होकर, वे क्षय होकर, उनका वो प्रकृति में वह नष्ट हो गए, वो सूख कर बिखर गए। तो झटपट आंखें देखता झड़झड़ पड़िया फूल, झुरझुर बेला सूखिया भुरभुर गई सो। अब आगे देखिए प्रकृति का में क्या प्रभाव पड़ता। जैसे एक प्रभाव तो उसने बताया, लूएं चली, प्रकृति का जो सौंदर्य था वो सौंदर्य नष्ट हो गया, सभी बेल पत्ते फूल जितने भी वो सब सूख गए। अब क्या होता है, जैसे ही लूएं चलती है और बर्फ पिघलने लग जाता है। और हमारे यहाँ बर्फ का जो पर्वत है जिसे हिमालय कहा जाता है, वह सर्दी में क्या होता है, सर्दी में नदियों की गति धीमे होती है, क्योंकि नदियां बहकर आती है पहाड़ों से, जहाँ हिम से जो जमा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो गर्मी पाता है, वह बर्फ जो है, जो हिम जो है, वो पिघलने लग जाता है, और पिघल कर वो पानी का जो वेग होता है, नदियों का जो वेग होता है, वो वेग बहुत तीव्र हो जाता है। अब कवि इसको किस रूप में प्रस्तुत करता है, प्रकृति का नियम है, पानी बर्फ पर गर्मी पड़ेगी और बर्फ पिघलेगा और बहेगा। लेकिन कवि ने उस प्रकृति के इस प्रक्रिया को किस रूप में अभिव्यक्त किया है, देखिए। देख तपंती तावसु मूर्धर व्रखरे भाण, हियो हिमाचल उझलियो बह चालियो बर्फान। वृक्ष सीधा, ऐसा माना जाता है, भूगोल वाले ज्यादा इसको स्पष्ट कर पाएंगे। गर्मी में सूर्य जो है, वो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो ऊष्मा है, सूर्य की जो गर्मी है, वह सीधी हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, बिल्कुल सीधा आ जाता है। धरती की जो ध्रुव रेखा है, जिसे हमें मकर रेखा और कर्क रेखा जो भी कहा जाता है, वो एकदम सीधा आ जाता है, धरती के बहुत निकट हो जाती है सूर्य, और उससे सूर्य की ताप जो है वो बहुत तीव्रता से हमारे यहाँ हो जाता है। तो देख तपंती तावसु, ताव कहते हैं गर्मी, ऊष्मा, तपते हुए ताव को देखकर, क्योंकि मूर्धर व्रखरे भाण, मरुधर प्रदेश के वह सूर्य जो है उसके बहुत निकट पहुंच जाता है। मरुधर व्रखरे भाण हियो हिमाचल उलझियो, और इस मरुधर प्रदेश के उस ऊष्मा का प्रभाव, उस गर्मी के प्रभाव को देखकर, उसके ताप को देखकर, उसके कष्ट को देखकर, हम कहते हैं ना पर्वत भी पिघल जाते हैं।
पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो कवि ने उसी बात को कहा, हिमाचल जैसा जो अटल अचल, हिमाचल जिसको कहा जाता है, वह हिमाचल पर्वत भी, वह हिमालय भी, उसका हृदय भी पसीज जाता है, वह भी पिघल जाता है, उसका हृदय भी पिघल जाता है इसके दुख को, इसके ताप को, इसके संकट को देखकर। और वो पिघल कर, जैसे व्यक्ति की किसी का कलेजा पसीजता है ना, कि हम कहते हैं उसका कलेजे में दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ उसने कहा, देख तपंती ताव सुमर्दर वृक्र बाण, यो हिमाचल उझलियो बह चालियो बर्फान। उसकी आंखें तो नहीं है, लेकिन उसके हृदय में, उसके चारों ओर परिवेश में जो हिम है, जो बर्फ है, वह बर्फ पिघल जाती है और बर्फ बहने लग जाती है। मैंने आपको कहा, ये गर्मी में बर्फ का पिघलना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक प्रकृति की प्रक्रिया है। गर्मी पड़ेगी, बर्फ पिघलेगा और नदियों में वेग तेज होगा। लेकिन कवि ने उसको इस बात में, इस रूप में प्रस्तुत किया है कि इस तरीके से गर्मी, मरुधर प्रदेश के इस ताप के प्रभाव को देखकर हिमालय का हृदय भी पसीज गया है, वह भी द्रवीभूत होकर पिघल गया है, वह द्रवित होकर उसने अपने हृदय में जो हिम को संयोग कर रखा है, वह हिम भी पिघलने लग गया। अब बसंत ऋतु समाप्ति हुई है और बसंत ऋतु के समाप्त होने पर वैशाख आता है, वैशाख का महीना। और उस वैशाख के महीने में ही लोगों के प्रचंड ताप को देखकर, उनके तेज प्रभाव को देखकर कवि क्या कहता है, बाल पड़े बैसाख में तातो इसड़ो ताव, पूरे जेठ जोबन जेठ में लुआ किसो उपाव। हे लुओ, तुम तो अभी प्रारंभिक अवस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, अभी तो तुम बहना शुरू हुई है, चलना शुरू हुई है बैसाख के महीने में। तो बाल पड़े बैसाख में, अभी तो तुमने जोर नहीं पकड़ा है, तीव्रता तुम्हारे पास नहीं है। ऐसी तीव्रता न होने के कारण उसने क्या कहा, बाल पड़े, अभी तो तुम्हारी शैशवावस्था, बालपना है तुम्हारा, अभी तो तुम प्रारंभ हुई हो। बाल पड़े बैसाख में तातो इसड़ो ताव, तातो यानी तप्त है, जो गर्मी है ना वो बहुत तेज है। तातो इसड़ो ताव, पूरे जोबन जेठ में, पूरा जब तुम पूर्ण यौवन पर आओगी, पूरी अपनी तीव्रता पर आओगी, पूर्ण ताप पर, तुम पूर्ण तेज पर आओगी, पूरे जोबन जेठ में, जेठ के महीने में जब तुम अपनी चरम सीमा पर आओगे, तब उसने कहा, लुआ किसो उपाव, उस समय हम क्या उपाय करेंगे, अभी से ही हम इतना कष्ट पा रहे हैं। हे लुओ, जब तुम उस समय आओगे तब हमारा क्या हाल होगा। कवि लुओं से प्रश्न पूछता है, बालपने बैसाख में तातो इसड़ो ताब, पूरे जोबन जेठ में लुआ किसो उपाय। हे लुए, उसका क्या उपाय होगा, आप हमें बताओ। अब देखिए क्या होता है, हम गांवों में हमारे पानी का एक ही स्रोत होता है, तालाब होता है, बांध होता है। तालाब, ये जो नदी नाले जो होते हैं, वो उनकी पाल होती है। और हमें भी गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, गर्मी से मुक्ति पाने के लिए हम पानी के पास जाते हैं। और कवि कह रहा है, ये सूखे हुए पत्ते भी पाल की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए क्या कहा, जो मान लो वे भी शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं। पान खड़कियां जावता कोसा छाड़ो छाल, पान पत्ते वो सूख जाते हैं, जैसे आपने कहा, पहले कवि ने वर्णन किया है। पान खड़कियां जावता, खड़कते जब गति करते हैं ना, वो गति करते हैं तो उनकी आवाज आती है, एक रगड़ की आवाज आती है। पान खड़कियां जावता कोसा छाड़ो छाल, और उछलते हुए, कूदते हुए, चलते हुए तीव्र गति के साथ कोसों दूर चले जाते हैं हवा के साथ। आगे वर्णन है उसका, पान खड़कियां जावता कोसा छाड़ो छाड़, बेसागी सुध बायरा, उभा चूड़ा पार,
और ऐसा लगता है जो अभी तक अपनी चेतना को खो गए, वास्तव में सूख जाते हैं तो उनकी चेतना चली जाती है और उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन तब भी वे शुद्ध बायरा चेतना विहीन होकर भी वे शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं। क्या कहा, बेसागी वे पत्ते जो पहले हरे थे, सूख गए, गिर गए और अब वो हवा के साथ चलते हुए जा रहे हैं। पान खड़कियां जावता कोसा छाड़ो छाल, कोसों तक चले जाते हैं, बहुत लंबी दूरी। छाड़ो छाल का मतलब है उछलते हुए लहरों के साथ चलते चलते चले जाते हैं। कोसा छाड़ो छाल बेसागी शुद्ध बायरा, और वे ही पत्ते शुद्ध बायरा चेतना विहीन होकर ऊभा जोड़ा पाल, और वे जाकर जोड़ों के पास, जोड़ और पाल जो होती है, जोहड़, जहाँ गांवों से जुड़े हुए जो गोचर भूमि होती है, तालाब होते हैं, उनकी तालाबों के किनारे वहाँ जाकर चले जाते हैं, मानो उनको वहीं शीतलता का